You people have called you the real Tony Stark. Are you sincerely trying to save the world? आज के समय में अगर सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज बिलियनियर पर्सनैलिटी कोई है तो वो है इलॉन मस्क, जिन्होंने हमेशा फ्री स्पीच और सेंसरशिप के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। Elon Musk. साथ ही में इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स को भी रेवोल्यूशनाइज किया है टेस्ला के थ्रू। आज पूरे वर्ल्ड में इलॉन मस्क सबसे ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। बट ऑन अ फ्लिप साइड इलॉन मस्क एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तरफ इलॉन मस्क को एज अ कूल एंटरप्रेन्योर, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी और रियल लाइफ टोनी स्टार्क की तरह देखा जाता है, बट वहीं इलॉन के पुराने बिजनेस पार्टनर्स और वो लोग जो इलॉन को पर्सनली जानते हैं वो कुछ और ही स्टोरी बताते हैं, और वो स्टोरी मीडिया और पब्लिक में जो इलॉन मस्क का परसेप्शन है उससे बिल्कुल अलग है। You know, he's done some interesting things with Tesla for sure. I'm not sure why he has to also say that he was a founder when he wasn't. I don't understand that. उसमें इलॉन का अपने एम्प्लॉइज से सेक्सुअल फेवर्स मांगना, टेस्ला के फाउंडर से क्रेडिट चुरा लेना और ट्विटर पे फ्री स्पीच को खत्म करके गवर्नमेंट सेंसरशिप को बढ़ाने से लेकर और भी बहुत कुछ है। वो कहते हैं कि जैसा सब कुछ दिखता है वैसे होता नहीं। ये उस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इलॉन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में बॉर्न हुए थे। वो एक प्रिविलेज्ड व्हाइट फैमिली में पैदा हुए थे। उनके क्लासमेट बताते हैं कि इलॉन को हमेशा से अपार्थाइड की हार्श रियलिटी से दूर रखा गया। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लॉज थे जहां पे गवर्नमेंट ने ब्लैक्स और दूसरे नॉन व्हाइट लोगों को व्हाइट लोगों से दूर रखने के लिए लॉज बनाए हुए थे। इस सिस्टम के अंदर व्हाइट लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस दी जाती थी, यहाँ तक कि ब्लैक्स को व्हाइट्स के साथ कुछ सर्टेन स्कूल्स में पढ़ना भी अलाउड नहीं था। इलॉन मस्क की स्कूल में बुलिंग की काफी सारी स्टोरीज हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली स्कूल में बुली किया जाता था। खैर, अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करते ही 17 की एज में इलॉन मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया क्योंकि वो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को सर्व नहीं करना चाहते थे। इलॉन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने फादर इरोल मस्क के साथ रहने का डिसीजन फाइनल किया। इलॉन मस्क के 2 सिबलिंग्स भी थे, टोस्का मस्क और किम्बल मस्क। वैसे तो मीडिया में काफी रूमर्स थे कि इलॉन मस्क के फादर एक बहुत ही वेल्दी इंजीनियर थे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में एमरल्ड माइंस ओन किया करते थे, लेकिन इलॉन मस्क ने इन रूमर्स को डिनाई करते हुए ट्वीट किया कि वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जो लोअर इनकम क्लास से अपर इनकम क्लास की तरफ ट्रांजिशन कर रही थी। माइन वाले रूमर के बारे में इलॉन ने कहा कि उनके फादर के पास कोई माइन नहीं थी और उनके फादर जाम्बिया की एक माइन में कुछ शेयर्स ओन किया करते थे। इलॉन मस्क का अपने फादर के साथ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन रहा। एक तरफ उन्होंने अपने फादर को फिजिक्स और इंजीनियरिंग के फंडामेंटल सिखाने का क्रेडिट दिया और दूसरी तरफ इलॉन मस्क का कहना था कि उनके फादर एक बहुत ही टेरेबल इंसान थे। मस्क ने इंटरव्यूअर को बताया कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कितने खराब आदमी थे। तुम जिस भी क्राइम को सोच सकते हो, हर एक इविल क्राइम उन्होंने किया है। इसके फादर ने मेल में लिखा कि मुझ पर मिसोजिनिस्टिक, पेडोफाइल और एक खराब इंसान होने के एलिगेशंस हमेशा लगे हैं। मेरी खुद की मां ने कहा कि मैं रूथलेस हूं और मुझे थोड़ा ह्यूमन होने की जरूरत है। तो एक अब्यूजिव हाउसहोल्ड से लेकर बुलिंग तक इलॉन मस्क का बचपन बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं रहा। इलॉन हमेशा अपने फादर के मुंह से अपने लिए इडियट वर्ड सुनते रहते थे। इलॉन ने 2018 के एक ट्वीट में बताया कि जब वो 17 की एज में नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कनाडा पहुंचे थे तो उनकी जेब में सिर्फ $2000 थे। बुक से भरा हुआ एक सूटकेस और एक बैकपैक था और इलॉन की मदर कैनेडियन बेस्ड ही थी, तो अपनी मदर के थ्रू उन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और 1989 में इलॉन कनाडा पहुंच गए और अगले ही साल 1990 में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जिसके 2 साल बाद यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उनका ट्रांसफर हो गया। कनाडा में इलॉन मस्क ने लकड़ी की फैक्ट्री और खेतों में भी काम किया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इलॉन ने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्री ली और इसी दौरान उन्होंने सिलिकॉन वैली में इंटर्नशिप भी अप्लाई की और 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मार्शल साइंस के पीएचडी प्रोग्राम में इलॉन एक्सेप्ट हो गए, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद ही इस प्रोग्राम को क्विट कर दिया। इलॉन मस्क का मानना था कि फिजिक्स रिसर्च से ज्यादा इस वक्त इंटरनेट एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। Essentially all media evolving into the internet, and what the internet amounts to is it allows consumers to choose what they want to see, when they want to see it. और उसी समय इंटरनेट के चलते इलॉन ने अपने ब्रदर किम्बल के साथ मिलकर Zip2 कंपनी को स्टार्ट किया। ये था इलॉन का फर्स्ट स्टार्टअप। ये कंपनी एक टेलीफोन डिक्शनरी का काम किया करती थी जिसमें डायरेक्शंस भी इंक्लूडेड थी। ये कंपनी बेसिकली एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी जिसमें मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज अवेलेबल थे। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने शहर में बिजनेस, रेस्टोरेंट या शॉप्स ढूंढ सकते थे। अगर किसी को एड्रेसेस या डायरेक्शंस चाहिए होती थी तो Zip2 से प्रोवाइड किया करता था। बेसिकली ये गूगल मैप्स और जस्ट डायल की तरह हुआ करता था। तो अब 1999 में इलॉन ने Zip2 को $300 मिलियन में सेल कर दिया, वो भी कॉम्पैक्ट को। A year ago, Musk sold his software company, Zip2, which enabled newspapers to publish online for $400 million cash.
Zip2 के अंदर इलॉन का 7% शेयर था, तो कंपनी सेल करने के बाद इलॉन को $22 मिलियन मिले। फिर सेम ईयर में इलॉन ने X.com नाम की कंपनी में $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. अपने इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से इलॉन मस्क ने फ्यूचर में काफी सारे बिजनेसेस बिल्ड किए। साल 2008 में जब वो टेस्ला के सीईओ बने तो उस वक्त टेस्ला का शेयर प्राइस था $17 और आज सितंबर 2024 में कंपनी का शेयर प्राइस देखा जाए तो वो है $214, यानी कि सिर्फ 14 सालों में 1100% की ग्रोथ। टेस्ला के शेयर्स इलॉन मस्क की नेटवर्थ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। शेयर मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट के नीचे जाने पे भी पैसा कमाया जा सकता है। ये पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे आसान ऐप है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे आखिर यूज कैसे करते हैं। यहाँ मैंने लॉग इन कर लिया और सबसे टॉप पर मुझे मिल रहा है फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस बाय सेबी रिसर्च एनालिस्ट्स। अब मैंने इजी वे का फीचर चूज कर लिया। ट्रेड करने के लिए मैंने चूज किया बैंक निफ्टी, और ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैंने चूज कर लिया अप ऑप्शन। लास्ट स्टेप में प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैंने चूज किया फास्टर, और बस हो गया। इतना इजीली बेसिक नॉलेज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। आप अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आपका डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल रीच हो गया तो आप अपना ट्रेड स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से मैंने 1829 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो है 32%, वो भी इन लेस देन 2 मिनट्स। मार्केट वुल्फ ऐप का ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। ये 9 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ऑन लॉस एंड 19 रुपीज ऑन प्रॉफिट, जबकि इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म्स 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं ऑन बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेज। और ये ऐप कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं करता है। सिर्फ 99 रुपीज में आप पा सकते हैं एक लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है, तो आप इसको तुरंत जाके चेकआउट करिए, और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। X.com पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज ऑफर किया करता था। फिर आगे चल के X.com का मर्जर कॉफिनिटी नाम की एक कंपनी से हो गया। उसके बाद ये एंटिटी पेपाल बन गई। पेपैल का जो कोर पेमेंट सिस्टम है वो मोस्टली कॉन्फिनिटी टीम ने डेवलप किया था। मस्क ने फंडिंग में रोल प्ले किया था, लेकिन पेपैल का जो असली इनोवेटिव सिस्टम था वो कॉन्फिनिटी टीम का ही आइडिया था। साथ ही में कहा जाता है कि इलॉन मस्क का लीडरशिप स्टाइल भी काफी ज्यादा एग्रेसिव था, और उनके माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से कंपनी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। और साथ ही में इलॉन मस्क के काफी सारे टेक्निकल डिसीजंस की वजह से कंपनी ने बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस की, जैसे कि इलॉन प्लेटफॉर्म को यूनिक्स से विंडोज पर स्विच करना चाहते थे। इलॉन के इस डिसीजन से कंपनी के अंदर इंटरनल टेंशन बढ़ गई। इलॉन मस्क और उनके टीम मेंबर्स के बीच कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट कंपनी के लिए काफी नेगेटिव साबित होने लगा। और फिर सितंबर 2000 में जब इलॉन मस्क अपने हनीमून पर थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वोट करके इलॉन मस्क को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया। बाद में ईबे ने पेपैल को साल 2002 के एंड में $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसके बाद इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले। इलॉन मस्क ने बताया कि उनके फादर ने उनकी कंपनीज की सक्सेस का क्रेडिट भी ये कहकर ले लिया कि करियर के स्टार्टिंग में उन्होंने इलॉन मस्क और उनके भाई को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया था जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 स्टार्ट की थी। लेकिन इलॉन ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई किया और कहा कि उनके फादर एकदम इररेलेवेंट हैं। इलॉन और किम्बल ने स्कॉलरशिप्स, लोन्स और पार्ट टाइम काम करके अपनी खुद की कॉलेज फीस भरी, और उनकी कंपनी को सिलिकॉन वैली के एंजल इन्वेस्टर्स ने फंड किया, ना कि इलॉन मस्क के फादर ने। इलॉन मस्क की मदर ने फोर्ब्स को बताया कि अपने 3 बच्चों को पालने के लिए वो कनाडा में 5 जॉब्स किया करती थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक रिसर्च ऑफिसर थी, हफ्ते में 2 दिन एक न्यूट्रिशन कॉलेज में पढ़ाई करती थी और 2 दिन मॉडलिंग किया करती थी। खैर, अब इन बिजनेसेस की सक्सेस के बाद इलॉन मस्क का फाइनेंशियल स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो चुका था, और अब इलॉन मस्क के पास $180 मिलियन थे। 2, 1, 0. Ignition and lift off. इलॉन शुरू से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे। उनका इंटरेस्ट था कि ह्यूमंस को कैसे मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाया जाए, और फिर 2002 में उन्होंने अपनी 3rd कंपनी स्टार्ट की जो थी SpaceX। स्टार्टिंग में उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए। स्टार्टिंग में SpaceX के अंदर 160 एम्प्लॉइज थे और उन्हें नासा से $278 मिलियन की फंडिंग मिली थी। इलॉन मस्क का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे रॉकेट लॉन्चेस को सस्ता बनाया जाए और रीयूजेबल रॉकेट्स को डेवलप किया जाए। वो रीयूजेबल रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी को एक पॉसिबिलिटी बनाना चाहते थे, जिसमें SpaceX लगातार फेल होते रहा। SpaceX के लगातार 3 रॉकेट्स फेल हो चुके थे और कंपनी अब बैंकरप्सी के वर्ज पर थी। लेकिन सितंबर 2008 को Falcon 1 नाम का एक रॉकेट सक्सेसफुल हुआ। 2, 1. Lift off. I need a new nervous system.
और ऑर्बिट में पहुंचने वाला फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट भी बना। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स को 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और कंपनी सेव की। अब सभी के सामने एलॉन मस्क की एक बहुत ही हीरोइक इमेज है कि कूल और विटिव बिजनेसमैन हु कैन डू नथिंग रॉन्ग। लेकिन उनके बायोग्राफर वॉल्टर इसेकॉन ने बताया कि काम करते वक्त एलॉन एक डीमन मोड में एंटर कर जाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन उनके अंदर एम्प्लॉयज के प्रति कोई भी एम्पैथी नहीं होती। जून 2024 में स्पेसएक्स के 8 एम्प्लॉयज, जिसमें से 4 वुमेन थे और 4 मेन, उन्होंने एलॉन मस्क को ये कहकर एक्यूज किया कि एलॉन के बैड कंडक्ट ने स्पेसएक्स में एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट बना दिया है जिसमें फीमेल इंजीनियर्स को हैरेसमेंट और सेक्सिस्ट रिमार्क्स सहने पड़ते हैं। स्पेसएक्स में काम करने वाली एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि एलॉन मस्क ने उन्हें सेक्सुअल फेवर्स के बदले एक हॉर्स गिफ्ट करने का भी ऑफर दिया था। बाद में उनका मुंह बंद करने के लिए स्पेसएक्स ने उन्हें $2.5 लाख दिए। एक वुमेन ने बताया कि एलॉन मस्क ने उन्हें एलॉन के लिए बच्चा पैदा करने के लिए कहा और जब उसने मना कर दिया तो एलॉन ने उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया और सैलरी हाइक देने से भी मना कर दी। एलॉन मस्क और उनकी कंपनीज के अगेंस्ट ढेरों सेक्सुअल अब्यूज, ओवरटाइम, रेसिज्म और दूसरे ऑफेंसेस में केसेस चल रहे हैं। फॉर्मर स्पेसएक्स एम्प्लॉय ने एलॉन मस्क के ऊपर सैडिस्ट होने का भी इल्जाम लगाया है। सैडिस्ट वो इंसान होता है जिसे दूसरों को दुख में देखकर मजा आता है और एलॉन मस्क के इस एटीट्यूड की वजह से लाखों लोगों का नुकसान भी हुआ है, इवन जो एलॉन को फॉलो करते हैं उन लोगों का भी। कभी आपने एलॉन मस्क का ट्विटर या फिर सोशल मीडिया देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे वो नॉर्मली जोक्स क्रैक करते रहते हैं और कभी कभी तो लोग इवन शॉक हो जाते हैं कि एक बिलियनियर ऐसे जोक्स या फिर ऐसे ट्वीट्स कैसे कर सकता है। और एलॉन की इसी पर्सनैलिटी की वजह से उनकी लोगों में एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। ये चीज दूर से देखने में बहुत ही कूल और विटी लग सकती है लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। इसी चीज से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जो है एलॉन मस्क और डॉजकॉइन। इससे रिलेटेड काफी सारे स्कैम्स और कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई। एलॉन मस्क ने डॉजकॉइन के प्राइसेस को अपने ट्वीट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। एलॉन मस्क ने डॉजकॉइन के बारे में 2020 में काफी एक्टिवली बात करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डॉजकॉइन को पीपल्स क्रिप्टो और द फ्यूचर करेंसी ऑफ अर्थ जैसे टाइटल्स दिए। एलॉन मस्क ने डॉजकॉइन के मीम्स भी शेयर किए जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन एक्टिविटीज की वजह से डॉजकॉइन के प्राइस में एक बड़ा स्पाइक आने लगा। लोगों ने इस कॉइन को मीम और जोक की तरह देखना बंद कर दिया और अब वो इसे एक सीरियस इन्वेस्टमेंट समझने लगे। डॉजकॉइन के प्राइसेस बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हुए। उसके बाद काफी लोगों का कहना था कि एलॉन मस्क मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो सकें जिससे कि वो अपना प्रॉफिट कमाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। कुछ दिनों बाद डॉजकॉइन के प्राइसेस क्रैश कर गए। फिर 2022 में एलॉन मस्क पर एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया गया। इस लॉ सूट में एलॉन को 258 मिलियन के डैमेजेस के लिए स्यू किया गया। प्लेंटिफ्स का कहना था कि एलॉन मस्क ने इंटेंशनली डॉजकॉइन के प्राइस को पंप किया था। पहले प्राइसेस ऊपर गए और फिर जब रेट्स क्रैश किए तो लोगों को लॉस सफर करना पड़ा। इस लॉ सूट में यह भी कहा गया कि एलॉन मस्क ने डॉजकॉइन को एक पिरामिड स्कीम की तरह प्रमोट किया था। यही सेम चीज एलॉन मस्क ने बाकी क्रिप्टो और बिटकॉइन के साथ भी की थी। जैसे कि पहले तो उन्होंने बिटकॉइन में इंटरेस्ट शो किया, कहा कि टेस्ला खरीदने के लिए आप बिटकॉइन में पे कर सकते हैं और इन स्टेटमेंट्स के बाद बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मस्क के इन ट्वीट्स की वजह से बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई। जब मस्क पॉजिटिव ट्वीट करते तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जैसे ही एलॉन मस्क नेगेटिव बोलते तो प्राइस घट जाते। कुछ समय बाद एलॉन मस्क ने कह दिया कि वो बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके इस स्टेटमेंट के बाद बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत रैपिडली क्रैश करने लगे और साथ ही में अब एलॉन मस्क की टेस्ला की स्टोरी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. एलॉन की लेगेसी को टेस्ला से काफी ज्यादा जोड़कर देखा जाता है लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि एलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर नहीं हैं। एलॉन 2004 में टेस्ला से जुड़े थे एज अ इन्वेस्टर। उन्होंने 2004 में टेस्ला के अंदर 6.35 मिलियन इन्वेस्ट किए थे जो कि उस समय कंपनी का 16% था, जबकि टेस्ला को 2003 में फाउंड किया गया था और इनके फाउंडर थे मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टार्पेनिंग। इन दोनों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाने का विजन रखा था और इनिशियल डेवलपमेंट और फंडिंग में काफी एफर्ट्स किए थे। लेकिन जब एलॉन ने कंपनी ज्वाइन की तो उसके बाद एलॉन और इन फाउंडर्स में काफी सारे डिस्प्यूट्स हुए क्योंकि फाउंडर्स एलॉन को क्रेडिट नहीं देना चाहते थे और एलॉन चाहते थे कि उन्हें भी एज अ फाउंडर ऑफ टेस्ला ही रिकॉग्नाइज किया जाए। क्रेडिट की इस लड़ाई की वजह से टेस्ला के फाउंडर्स और एलॉन के बीच में चीजें काफी डिस्टर्ब रही। एलॉन ने 2004 में टेस्ला में इन्वेस्ट किया और वो बोर्ड मेंबर बने, जिसके बाद टेस्ला के फाउंडर्स का कहना था कि मस्क ने अपने कंट्रीब्यूशन को ओवर एम्फसाइज किया है और कभी फाउंडर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलने दी। हमेशा एलॉन मस्क ने खुद को टेस्ला के फाउंडर की तरह प्रमोट किया, जबकि टेस्ला फाउंड करने में उनका कोई भी रोल नहीं था। फिर 2009 में एम्बर हर्ड और टार्पेनिंग ने टेस्ला और एलॉन मस्क
मस्क के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया। उन्होंने क्लेम किया कि मस्क ने उनके कंट्रीब्यूशन और फंडिंग एफर्ट्स को इग्नोर किया और अपने नाम को कंपनी की सक्सेस से जोड़ लिया। फिर इस लीगल डिस्प्यूट में जो भी सेटलमेंट हुआ वो टर्म्स तो आज तक भी पब्लिक नहीं हुए, लेकिन टेस्ला की ऑफिशियल फाउंडर्स की लिस्ट में उन दोनों का नाम जोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इलॉन की लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है उनका ट्विटर परचेज। It has happened. We know that a couple of weeks ago, Elon Musk put in an offer of almost $44 billion to buy Twitter, and apparently we're hearing it is now a done deal. साल 2017 में इलॉन ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पेपैल को थैंक्स करते हुए एक ट्वीट किया, क्योंकि पेपैल ने उन्हें x.com डोमेन को फिर से खरीदने के लिए अलाउ कर दिया था। इलॉन ने कहा कि अभी के लिए इस डोमेन के साथ इलॉन का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये डोमेन उनके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। ये वही x.com था जिसको इलॉन ने 1999 में परचेज किया था। साथ ही में इलॉन मस्क ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। वो हमेशा आपको मीडिया या फिर न्यूज में दिखाई देंगे, भले ही वो नेगेटिवली हो या फिर पॉजिटिवली। इलॉन मस्क ने हमेशा से ही अपनी इमेज को बहुत स्मार्टली ब्रशन अप किया है। इलॉन मस्क सबके लिए कूल, विटी और न्यू जेन बिजनेसमैन हैं, जो कंटिन्यूअसली मीम्स का पार्ट रहते हैं, कूल पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के बीच में रेलेवेंट रहने के लिए ट्विटर पर कंट्रोवर्सीज करना भी इलॉन की पीआर का ही एक पार्ट है। इस सब की बदौलत इलॉन मस्क ने अपनी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि कोई भी प्रोडक्ट के लॉन्च के वक्त इलॉन खुद उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग के ऊपर इलॉन मस्क को बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है साल 2018 में इलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी ने अपना फ्लेम थ्रोअर लॉन्च किया था, जो कि सिर्फ 5 दिन में सोल्ड आउट हो गया। और इसके बारे में इलॉन ने सिर्फ अपने ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया था एंड दैट्स इट। और इस फ्लेम थ्रोअर की इतनी ज्यादा हाइप थी कि इलॉन मस्क की वेबसाइट से खरीद के लोगों ने $6000 में इसको ईबे पर लिस्ट कर दिया था। तो इलॉन मस्क की ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम की है। सबसे पहले लोगों के बीच में उनकी फेस वैल्यू क्रिएट करने में, और फिर इलॉन की एक दूसरी साइड लोगों से छिपाने में। भले इलॉन के बारे में कितनी भी नेगेटिव न्यूज सामने आ जाए, वो रहेंगे तो हमेशा कूल, विटी और न्यूजेन बिजनेसमैन ही। इलॉन मस्क के लिए ट्विटर हमेशा से ही मार्केटिंग और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, भले ही इनडायरेक्टली, लेकिन वो अपने ट्विटर अकाउंट से क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट को भी मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इलॉन मस्क को हमेशा से एक बात पता थी कि ट्विटर का कंट्रोल जिन लोगों के हाथ में है वो लोग इलॉन मस्क को पसंद नहीं करते। इसीलिए जनवरी 2022 में इलॉन ने चुपचाप ही ट्विटर के शेयर परचेज करना स्टार्ट कर दिया। जनवरी 2022 से मार्च तक आते आते इलॉन मस्क ने 5% ट्विटर के शेयर्स बाय कर लिए थे और फिर अगले ही महीने इलॉन ने पब्लिकली अप्रैल में ये रिवील किया कि उन्होंने 9.2% शेयर्स परचेज कर लिए हैं और वो ट्विटर में सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन चुके हैं। इस न्यूज के बाद ट्विटर के शेयर में एक बड़ा हाइक भी देखने के लिए मिला। फिर अप्रैल में इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को परचेज करने का ऑफर दे दिया। फिर उसके बाद काफी महीनों तक एक लंबा लीगल बैटल चला और अक्टूबर 2022 में इलॉन ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। लेकिन सवाल ये कि इलॉन मस्क का ट्विटर को परचेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? कुछ लोगों का कहना था कि इलॉन मस्क अपने मार्केटिंग टूल यानी ट्विटर पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों का यह मानना था कि इलॉन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए उन्होंने ट्विटर को परचेज किया है, क्योंकि ट्विटर पर उस वक्त बहुत ज्यादा सेंसरिंग हो रही थी, जो बात इलॉन मस्क को पसंद नहीं थी। लेकिन इस बात में कितना सच है? क्या ट्विटर के ऊपर $44 बिलियन खर्च करने के बाद भी इलॉन मस्क फ्री स्पीच के एम्बेसडर बने? इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट्स के थ्रू भी हमेशा फ्री स्पीच को प्रमोट किया है, लेकिन रियल स्टोरी इससे बिल्कुल उल्टी है। तो अब ट्विटर बाय करने के बाद इलॉन मस्क ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स को वापस लाना शुरू कर दिया जिसे ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थे और इंडिया की कंगना रनौत भी थी। लेकिन दिसंबर 2022 में इलॉन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN जैसी मीडिया फर्म्स से एफिलिएटेड काफी सारे जर्नलिस्ट के ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। बाद में कुछ अकाउंट्स को बैकलैश के बाद रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब इलॉन मस्क ने अपने फ्री स्पीच के नैरेटिव को खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया। फिर इलॉन मस्क ने एक इलॉन जेट नाम के ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया, जो कि इलॉन मस्क के प्राइवेट प्लेन को ट्रैक किया करता था। तो अब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक ट्वीट करते हैं जिसके ऊपर 28 मिलियन इंप्रेशंस आए और जो बाइडेन के कुल फॉलोअर्स थे 37 मिलियन। लेकिन इलॉन मस्क की सिमिलर ट्वीट पर सिर्फ 9 मिलियन इंप्रेशन आते हैं, जबकि इलॉन मस्क के 128 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स थे। ये चीज देखने के बाद इलॉन मस्क 80 इंजीनियर्स की एक टीम को डिप्लॉय करते हैं और उन्हें एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए कहा जाता है जिससे कि इलॉन मस्क के 90% फॉलोअर्स तक उनका ट्वीट पहुंचे और उनके इंप्रेशंस बढ़े और सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़े। इलॉन मस्क अपनी ट्वीट्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना चाहते थे। वो ऐसा करने के बाद कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों की वॉइसेस को एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि हर एक एंगल से फ्री स्पीच के नैरेटिव को फिर से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब अक्सर गवर्नमेंट्स ट्विटर को रिक्वेस्ट करती हैं ऐसी पोस्ट को टेक डाउन करने के लिए जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है या फिर लॉज के अगेंस्ट है। वैसे तो ऐसी रिक्वेस्ट किसी ना किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही की जाती है, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो। इसे गवर्नमेंट सेंसरशिप ऑन ट्विटर भी कहते हैं और इलॉन मस्क डे 1 से इसके अगेंस्ट थे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इंटरेस्टिंगली इलॉन के आने के बाद ट्विटर के ऊपर गवर्नमेंट सेंसरशिप उल्टा और ज्यादा बढ़ गई। इलॉन मस्क की ट्विटर ओनरशिप से पहले 50% ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पोस्ट्स को टेक डाउन किया जाता था, लेकिन इलॉन के आने के बाद
लगभग ऐसी 99% पोस्ट को एक्सेप्ट करके टेक डाउन कर दिया जाता है। इलॉन के आने के बाद ट्विटर 83% रिक्वेस्ट को फुली और 15% रिक्वेस्ट को पार्शियली एक्सेप्ट करने लगा। यानी कि जिस गवर्नमेंट सेंसरशिप के अगेंस्ट इलॉन मस्क डे 1 से खड़े थे, उनके आने के बाद उल्टा वो और ज्यादा बढ़ गई। इंडिया भी उन टॉप 4 नेशंस में से एक है जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पोस्ट टेक डाउन करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। पिछले 6 महीने में ट्विटर को मिली टेक डाउन रिक्वेस्ट में से 12% इंडियन गवर्नमेंट ने ही भेजी थी। यूथ में मेजॉरिटी लोगों के लिए इलॉन मस्क सिर्फ एक मोटिवेशनल टूल है। लोगों के सामने इलॉन मस्क की एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है कि लोगों की केयर करने वाला और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बिलियनियर अगर कोई है तो वो है इलॉन मस्क। और इसका रीजन है इलॉन मस्क की बहुत ही स्मार्ट पीआर। इलॉन मस्क इस चीज को समझते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू वो यूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और करंट मीम्स, कंट्रोवर्सीज और पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करके इलॉन मस्क ऐसा करने में बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी चीजों में इलॉन मस्क का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहा जितना की मीडिया दिखाती है, भले ही वो टेस्ला की बात कर लो या फिर पेपाल की। और कहीं ना कहीं इलॉन की लेगेसी इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और साथ ही में इलॉन मस्क की सक्सेस का एक सबसे बड़ा रीजन है पब्लिक के बीच में उनका ये पॉजिटिव परसेप्शन। अगर लोगों को उनकी रियल स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा तो शायद लोग उनके प्रति इतने फैसिनेटेड नहीं रहेंगे। इसीलिए इलॉन मस्क आपको हर वक्त अपने ट्विटर पे इतने ज्यादा एक्टिव दिखेंगे। लेकिन इंसान की पॉजिटिव साइड के साथ साथ उसकी नेगेटिव साइड भी पता होनी जरूरी है। अगर सिर्फ पॉजिटिव साइड की तरफ देखा जाएगा तो जनता को ब्रेन वॉश करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो किसी के भी परसेप्शन को शेप कर सकता है। सिर्फ थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ मैं जैसा चाहूं मैं खुद को वैसा ही प्रेजेंट कर सकता हूं और लोगों के बीच में मेरा वही परसेप्शन होगा। लेकिन मेरे रियल इंटेंशंस क्या है और रियल स्टोरी क्या है वो लोगों को कभी पता नहीं चलेगी। सो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा, जिसपे 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट।